हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बाद जस्ट आने वाला टॉपिक, ठीक है ना। जिसके मतलब जो कि है ना मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया के बिल्कुल जस्ट बीचों बीच में पड़ जाता है। मुगलिया सल्तनत के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और जो मुगल्स हैं किस तरीके से मतलब उन्होंने कैसे राज किया, किसने स्थापना करी, किसने मतलब उसमें कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, उन सब के बारे में हम लोग सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मुगलिया सल्तनत जो है इसकी शुरुआत जो होती है हमारे पास में, इसकी शुरुआत करने वाला जो पहला वाला संस्थापक है, इसका मतलब कि पहला राजा जो था, बादशाह था, उसका नाम होता है बाबर। और बाबर के बाद किस तरीके से सीरीज जाती है, तो उसकी हमारे पास में एक सीधी साधी ट्रिक है। देखो BHAJI, BHA भा जी, तो ये भाजी हो गया। और ये साब बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, भाजी सब, या फिर आप इस तरीके से ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। ये जो बी था इसको बाबर बोलते हैं। एच हुमायूं था, हुमायूं के बाद आता है आपका अकबर, फिर जहांगीर, फिर आपका शाहजहां, फिर औरंगजेब एंड देन बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। आने के बाद इसके बाद भी एक दो बंदे और आते हैं, मगर एक्चुअली में उनका कोई रोल इतना खास नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजों के एक तरीके से टुकड़ों पे पलने वाले लोग हो चुके थे। मतलब कि उनका उतना अपना खुद का नहीं चलता था, मतलब कि वो राजा नहीं थे एक्चुअली में। तो हम उनके ऊपर इतना एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको मतलब इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। अब तो आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने ये वाले ट्रिक को थोड़ा साफ सुथरा रखने की कोशिश की है। बी से बाबर है, बाबर का जो शासन काल है वो कब से है, 1526 से 1530 के बीच में है। हम क्या करेंगे, हर एक जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट किरदार हैं इसके, उनको एक बार डीपली पढ़ेंगे कि मतलब उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट काम किया है, किस तरीके से कौन सी चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली करी हुई है, ठीक है। तो अभी हम बाबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर मगर हम लोग पहले देख लेते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो बी से हमारे पास में बाबर, बाबर का जो कार्यकाल है वो 1526 से 1530 के बीच में रहता है। इसके बाद में आते हैं उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं जो है इसका जीवन बहुत थोड़ा कष्ट भरा रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि 1530 से 1540 तक तो डायरेक्टली रूल करता है। वैसे एक्चुअली में डायरेक्टली रूल नहीं करता, वो स्टार्टिंग से ही काफी लड़ाई झगड़े और पंगे में मतलब उसका पूरा शासनकाल चल रहा होता है। फिर उसके बाद 15 साल तक उसको इधर उधर भाग के छिपना पड़ता है इधर उधर, और फिर 1555 से 1556 के बीच में वो आता है, दोबारा जीत हासिल करता है, और देन उसके बाद में उसको अपना राज वापस मिलता है, जिसको संभालने के लिए फिर उसका बेटा होता है अकबर, जो कि बहुत ही छोटी उम्र, ठीक है ना, मतलब 14 साल की उम्र एक बहुत छोटी उम्र होती है। तभी उसको मतलब 14 साल की उम्र से ही उसको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि आसपास के जो राजा रजवाड़े थे उनको जैसे ही पता चलता है कि मतलब कि हाँ भाई गद्दी खाली हो चुकी है मुगलिया सल्तनत की, और वहां पे एक छोटा सा 14 साल का बच्चा है, तो वो आक्रमण करने की फिराक में होते हैं। जिनमें से एक हेमू विक्रमादित्य करके राजा होते हैं, जो कि शेरशाह सूरी के कमांडर होते हैं, वो आते भी हैं, लड़ाई भी होती है, मगर उसमें हेमू विक्रमादित्य की मौत हो जाती है, बिकॉज अकबर अकेला नहीं था। अकबर को जो सपोर्ट करने वाला बंदा था उसका नाम था बैरम खान, ठीक है ना। बैरम खान एक तरीके से उनका बिल्कुल वफादार आदमी था अकबर की सेना का, और उसी ने लीड किया था सब कुछ, और उसी के ये मतलब मानो उसी की वजह से ये कामयाबी उसको मिल पाई थी अकबर को, कि जिसकी वजह से उनने भारत पे राज दोबारा से अपना स्थापित किया था। फिर अब देखो अकबर का जो अकबर ने कब तक राज किया था, 56 से लेकर 1605 तक का, ठीक है ना। एक्चुअली में क्वेश्चन अकबर के ऊपर ये भी बनता है कि मतलब सबसे ज्यादा राज करने वाला बंदा मुगलिया सल्तनत में सबसे ज्यादा राज करना वो किसने मतलब किया, तो अकबर ने किया। अकबर के बाद में जो आता है आपके पास में जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से लेकर के 1627 तक के बीच में जाता है। जहांगीर के ऊपर कुछ मेन मुद्दे होते हैं, जैसे मतलब मान लो लेट सपोज कि इसने जो सिख गुरु होते हैं उनका कत्ल करवाया था, पांचवें सिख गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां को चित्रकला का युग में मतलब रखा जाता है, जो चित्रकला सॉरी शाहजहां को बनाया जाता है, जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए सारा श्रेय इसको जाता है, ठीक है ना। तो जहांगीर जो था वो चित्रकला में आगे था, मतलब जो शाहजहां था वो बिल्डिंग्स में आगे था, ठीक है ना। उसके बाद में औरंगजेब आता है, ना तो चित्रकला में आगे होता है ना बिल्डिंग्स में, इनफैक्ट नफरत करता है उन लोगों से, मतलब अपने ऊपर वाले लोग, मतलब जो इसके वंशज होते हैं उससे नफरत करता है कि मतलब हमारा सारा का सारा जो पैसा इन्होंने इन सब चीजों में डुबो दिया, तो अब से मुझे ये काम नहीं करना है, अब मैं थोड़ा क्रूर, मतलब एक तरीके से क्रूर राजा बन के उभरा था काफी। तो औरंगजेब की कहानी भी हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बाबर के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई बाबर जो है इसका जन्म जो होता है
वो वैलेंटाइन डे वाले दिन होता है, ठीक है। एक्चुअली में 14 फरवरी 1483 को होता है। कहां पे होता है? तो अफगानिस्तान की एक जगह है जिसका नाम है फरगना, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान के फरगना में इसका जन्म होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली काबुल के अंदर पड़ रहा है वो भी, काबुल मतलब अफगानिस्तान के अंदर ही है वो भी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बाबरनामा। किसने लिखी है? तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, बायोग्राफी मतलब कि लिखी हुई, तो सेल्फ लिखी हुई होती है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो बाबरनामा है किसमें लिखी हुई है? जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई है, एक्चुअली तुर्की बोलते हैं, तुर्की वाली लैंग्वेज जो होती है हमारे पास में, मतलब तो वहां के लिखी हुई है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मतलब कि मुगल सल्तनत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? तो वो हमारे पास में जो थी वो पर्शियन थी। एक्चुअली में कुछ ही मतलब ये मान लो 2-4% ही बस चीजें हैं जो कि तुर्किश में लिखी हुई है इनकी, बट बाकी जो है इनका पर्शिया का कल्चर इन्होंने अपना लिया था। और इनफैक्ट इनका जो कल्चर था ना, कोर्ट का कल्चर, वो भी पर्शियन कल्चर मतलब इन्होंने अपनाया हुआ था। अब देखो बाबर जो है वो जब इंडिया में आता है तो बेसिकली उसको बुलाया जाता है इब्राहिम लोदी को खत्म करने के लिए, इब्राहिम लोदी से सत्ता छीनने के लिए उसके भाई के द्वारा। और जब बाबर यहाँ पे आता है तो उसका यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में वहां जाता नहीं है और इंडिया में ही रुक जाता है, जो कि बिल्कुल लैड करता है, मतलब कि जो कि जड़ होती है हमारे पास में मुगलिया सल्तनत की इस हिंदुस्तान में रहने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके जो प्रथम युद्ध हैं, मतलब सारे के सारे जो मतलब इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्चुअली से 4 युद्ध लड़े, चारों युद्ध बिल्कुल सीरियल वाइज लड़े, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना कि पहले से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से चौथे में गए, तो वैसे इसने भी क्या करा, 1526 में भारत आता है और 1526 के बाद 27 में, 28 में, 29 में लड़ाइयां लड़ता है, ठीक है। 26, 27, 28, 29। तो 26 में जो इसकी लड़ाई होती है उसे बोलते हैं पानीपत की लड़ाई। 27 में जो इसकी लड़ाई होती है उसे बोलते हैं खानवा का युद्ध, खानवा की लड़ाई। 28 में इसकी जो लड़ाई होती है वो चंदेरी या फिर घाघरा का युद्ध कहलाता है। 29 में जो इसकी लड़ाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी 28 की होगी थी ना, ओके। 29 में जो होती है हमारे पास में वो इसकी होती है अफगानी फोर्सेस से लड़ाई। अफगान के जो फोर्स होती हैं वो आते हैं, मतलब उनसे लड़ाई होती है इसकी। फिर 1530 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है एक्चुअली, ठीक है ना। और ये डेथ कहां पे होती है इसकी? आगरा में होती है। देखो ये जो 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का युद्ध है, तो इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास में। देखो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया एंड मर गया, ठीक है। देखो एक्चुअली में पानी पिया से क्या होगा? पानी पिया से हो गया पानीपत, खानवा से क्या हो गया? खाना खाया। और चंदेरी का युद्ध जो है उससे चांद देखा। और एक जो हमारे पास में घाघर की जो युद्ध हुआ था, घग्गर युद्ध, उसके लिए घर बोल दिया मैंने। और 1530 में मर गया बिकॉज डेथ हो गई थी। इसकी जो डेथ हुई थी वो कहां पे हुई थी? आगरा में हुई थी। आगरा में एक जगह है हमारे पास में आराम बाग, उसके अंदर उसका टॉम है। और बाद में एक्चुअली क्या हुआ था कि उसके टॉम को बाद में काबुल लेके गए थे वो लोग। और काबुल ले जाने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर ही काबुल पड़ता है, तो वहीं पे जाके इसको फिर दफना दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि बाबर का जो टॉम है, मकबरा है, वो कहां पर है, तो आप बोलोगे कि मतलब बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है हमारा। बेसिकली मतलब उसको हम इंडिया के अंदर अगर पूछता है तो हम आगरा बोलेंगे। अगर ऑप्शन में आपके पास में अफगानिस्तान या फिर काबुल आ जाता है तो आप वहां पे जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। इंडिया में देखो जब भी आएगा तो आप कहीं बोलेंगे यूपी के अंदर है, ठीक है ना। यूपी के अंदर कौन हो सकता है? आगरा। आगरा के अंदर क्या है? आरामबाग। या फिर अफगानिस्तान के अंदर काबुल। काबुल के अंदर आपका बेसिकली काबुल के अंदर ही कहीं पे स्थापित है। तो मतलब काबुल मतलब मेनली पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो होप सो कि आपको बाबर के से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो बाबर का इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हुमायूं की। फिर हम बात करते हैं एक बार हुमायूं की। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, हुमायूं की बात करने से पहले फटाफट से बाबर की कुछ बातें कर लेते हैं। देखो बाबर जो होता है ना उसको बहुत टेंशन होती है एक्चुअली, क्योंकि हुमायूं जो होता है ना वो शुरुआत से ही काफी कमजोर और मतलब बहुत ज्यादा बीमारियों से लिप्त हुआ करता था, ठीक है ना। तो बाबर को लगता है यार मैंने इतनी मेहनत करी और इतने सारा मतलब मैंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, मतलब आधा से ज्यादा भारत जीत गया, तो किस तरीके से मतलब कि आगे का मतलब अब क्या होने वाला है कुछ, मतलब कि मेरा इकलौता लड़का है वो भी मतलब बीमार पड़ा रहता है 24 घंटे। तो ऐसा माना जाता है कि उसने अल्लाह से अपने मतलब दुआ मांगी थी
कि भले मेरे को इसकी बीमारी दे दो मगर इसको ठीक कर दो, क्योंकि इसको पूरा राजपाट चलाना है। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब कि उसकी दुआ भी कबूल हुई और अचानक से जो बाबर है उसकी मौत हो जाती है। और एक्चुअली वो उसी बीमारी से होती है जो कि हुमायूं को बीमारी लगी हुई होती है। और जैसे ही उसकी मौत होती है पता चलता है कि हुमायूं ठीक हो चुका है। कहीं कई बातें हैं, कई बुक्स में इसका जिक्र है वैसे। तो अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा डिटेल्स इसकी पता चल रही होंगी। तो खैर अभी हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं जो है वो 1530 से 1540 के बीच में इसका राज चलता है, जिसके अंदर इसको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले इसका जो है ना मतलब 1531 के अंदर ही बैटल ऑफ देवरा होता है, जिसके अंदर शेरशाह सूरी आता है और लड़ाई करता है। मगर वहां पे क्या होता है, शेरशाह सूरी हार जाता है बिकॉज इसके पास एक बहुत बड़ी सेना होती है। और एक्चुअली देखो इसके जो इसको विरासत में मिली होती है इसके पापा की तोप, ठीक है ना। मतलब बाबर एक्चुअली में क्या था कि बाबर है ना वो छोटी सेना लेके भी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जीत जाता था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे 5 लोग हैं इस टीम में और यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग भी हैं, ठीक है ना। तो क्या होता था, ये 2 में से एक बंदे को तो मतलब एक यूनिट को अपने यहाँ पे रखता था और दूसरे को ना बीच में गड्ढा करके तोप के पास रख देता था। तो जैसे ही 5 लोग आते थे ना तो यहाँ पे पहले तोपें चलती थी। तोपों में क्या होता था, 5 में से 3 या 4 लोग वैसे मर जाते थे। अब एक आध बंदे जो बचते थे ना उनको ये पता ही नहीं होता था कि नीचे यहाँ पे पहले से बंदे खड़े हैं। जब ये वाले सैनिक निकलते थे ना तो इनको मार दिया जाता था बहुत आसानी से, और वरना फिर तीर से यहीं पे खत्म कर दिया जाता था दूसरे वाले सैनिकों को। मतलब वो इजिली इसलिए सारे युद्ध जीत जाता था। बाबर एक भी युद्ध नहीं हारा था, ठीक है ना। तो हुमायूं पहली बार तो मतलब जीत जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। मगर एक्चुअली में जो है ना यहाँ पे इस कहानी में जो विराम लगा हुआ है हुमायूं का, देखो पूरे मुगल काल में एक बार बस विराम लगता है जो कि हुमायूं के समय में लगता है। और वो विराम लगाने वाला बंदा कौन होता है, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का असली नाम जो था वो आपका फरीद था, फरीद, ठीक है ना। तो फरीद जो बेसिकली मतलब ये सासाराम के एक मतलब जो प्रधान बोलते हैं, तो प्रधान का मतलब एक बेटा था, ठीक है ना ये। और 12 साल की उम्र में ही इसने जो सासाराम के एरिया का मतलब जो लीडर था, मतलब जैसे बोलते हैं वहां का राजा जो था, उसके साथ में एक बार ये जाता है बगीचे की तरफ में, मतलब बगीचे नहीं सॉरी एक्चुअली जंगल की तरफ जाता है। और वहां पे जब वो शिकार कर रहा होता है ना राजा, तो राजा को मतलब जब शिकार पे ध्यान होता है तब वहां पे एक शेर झपटता है उसके पास में। तो ये फरीद जो उस वक्त 12 साल का होता है, जिसको बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाएगा, ये क्या करता है, ये उस शेर की गर्दन काट देता है एक ही बार में, जिससे गर्दन कटने की वजह से शेर की मौत हो जाती है। तो राजा की जान बचाने के वजह से इसको एक उपाधि दी जाती है शेरशाह, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इसको क्या होता है, फिर ये मतलब ये शेरशाह की उपाधि इसको मिलती है। बट वो एक्चुअली भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता अभी फिलहाल। ये इसको एक्सेप्ट कब करेगा, जब ये 39 में मतलब हुमायूं को हरा देगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे मतलब क्या होता है 31 में ये देवरा की लड़ाई करता है, मगर क्या होता है इसको हार का सामना करना पड़ता है। अब जब ये हार का सामना करता है तो ये बिल्कुल मतलब एक होता है ना, एक बिल्कुल पैशनेट होते हैं कोई अपने काम को लेके, तो उसी तरीके से ये बिल्कुल पैशन में होता है कि मतलब यार मेरे को कैसे हरा सकता है कोई बंदा। तो ये मतलब क्या करता है, ये जाता है और अपनी टीम तैयार करता है और फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निक सीखता है। और सारी टेक्निक सीखने के बाद में बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ 39 में आके युद्ध करता है। उस वाले युद्ध को बोला जाता है आपका बैटल ऑफ चौसा, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ चौसा जो है वो आपका 39 में लड़ा गया था, एक्चुअली 1539 में, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है कि हुमायूं की हार हो जाती है। तो हुमायूं जो है वो डर के मतलब कि थोड़ा भाग के नीचे की तरफ जाता है, जिसको बोलते हैं कन्नौज, ठीक है ना, यूपी के अंदर की एक जगह है। मगर क्या होता है ना कि बिल्कुल जो शेरशाह सूरी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में तिलमिलाया हुआ होता है। उसको अभी तक मतलब दिमाग में रहती है कि यार कैसे उसने हराया था मुझे उस समय। वो जाके पीछा करता है और कन्नौज में भी जाके लड़ाई करता है 1540 में। इस बार इतनी बुरी तरीके से उसको हराता है कि हुमायूं को बिल्कुल जान बचा के अपनी भागना पड़ता है। वो भाग के कहाँ जाता है, सीधा ईरान की कोर्ट में। अब ईरान की जो कोर्ट है हमारे पास में, ईरान को उस वक्त जो खलीफा होता था, खलीफा देखो एक्चुअली में क्या है ना कि राजा की जो पोस्ट होती है वो अरबी भाषा के अंदर जनरली खलीफा बोला जाता है उसको। खलीफा मतलब जो सबके लिए पूजनीय हो, माननीय हो, तो उस तरीके से। तो उस वक्त जो खलीफा था ईरान का, उसका नाम था शाह तमस्क, ठीक है। शाह तमस्क के यहाँ पे जाता है और ये बोलता है कि हाँ जी मुझे छुपने की जगह दे दो आप, ठीक है ना, कि मतलब मुझे अभी शरण चाहिए, ठीक है ना। तो शाह तमस्क बोलता है ठीक है हम आपको शरण दे देंगे, बट एक्चुअली आपको क्या करना होगा, आपको शिया में कन्वर्ट होना होगा। तो एक्चुअली शिया सुन्नी वाला जो कंसेप्ट होता है, तो ये मतलब शाह तमस्क था
ये बोलता है कि मतलब आपको कन्वर्ट होना होगा किसमें सॉरी शिया में। तो ये बोलता है कि यार जान तो बचानी है, तो हुमायूं क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है शिया में। इसके बाद यहीं पे है ना एक इसके कोर्ट में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल जामी, ठीक है ना। और ये अब्दुल जामी कौन होता है, हिंडाल मिर्जा का वंशज होता है। हिंडाल मिर्जा बेसिकली हमारे पास में टर्किश आक्रमणकारी थे, तो इन्हीं का वंशज होता है। और अब्दुल जामी जो होता है वो एक क्या होता है, पर्शियन शिया होता है, शिया मुस्लिम होता है। और पर्शियन कोर्ट मतलब इनकी कोर्ट में होता है, ये जो शाह तमस्त है ना इनकी कोर्ट में एक दरबारी होता है, ठीक है। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम है हमीदा बानो। बाद में क्या होता है एक्चुअली में हुमायूं और हमीदा बानो के बीच में आपस में थोड़ा मतलब प्यार व्यार बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब प्यार व्यार बढ़ता है तो फिर शाह तमस्त बोलता है यार ये तो गड़बड़ हो गई हमारे यहाँ पे, तुमको हमने मतलब रहने वहने के लिए जगह दी, तुमने हमारे कोर्ट में मतलब प्यार मोहब्बत से शादी भी कर ली, अब एक काम करो तुम यहाँ से सीधा निकलो और चलते बनो। तो उसको वहां से भगा दिया जाता है। अब ये बंदा फिर परेशान, क्योंकि एक्चुअली पहले तो अकेला था, अब क्या है, अब इसके साथ इसकी बीवी भी है। तो ये क्या करता है, ये इसके दिमाग में आती है बात की, देखो इसके पास मैंने ये टोटल 4 भाई थे। चारों भाई में से एक तो खुद हुमायूं था, दूसरा आपका था कामरान, एक था हिंडाल, एक था अक्सरी, ठीक है ना। जो हिंडाल और अक्सरी है हमारे पास में, इसको इसने दिया हुआ था लाहौर का जगह, सॉरी इसको दिया था दोनों को कन्नौज के आसपास की जगह दी थी, यूपी के अंदर ही। बट क्या होता है जब लड़ाई में मतलब कि जब खुद हुमायूं को भागना पड़ा था, तो इसके ये वाले दोनों भाई भी भागेंगे। तो ये दोनों में से हुमायूं तो भाग के ईरान चला गया था, मगर जो दोनों भाई इसके थे ना, कौन, अक्सरी और हिंडाल, ये भाग के चले जाते हैं अपने तीसरे वाले भाई के पास में जिसका नाम है कामरान, ठीक है ना। कामरान को उस वक्त दिया गया होता है लाहौर, ये भी हुमायूं ने ही इसको गिफ्ट किया होता है, मतलब संभालने के लिए दिया होता है। तो कामरान अपना राजपाट अच्छे से चला रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है 1540 के बाद में, मतलब बेसिकली वैसे 1546 का समय आ चुका है अभी, 1546 में ये जाता है कामरान के पास में और इसको बोलता है कि भाई हमारा जो राजपाट है उसको वापस चले लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारा हक बनता है और हमें चाहिए। तो कामरान बोलता है कि नहीं, मैं अपने में खुश हूँ अभी, और मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े लोगों से मतलब वहां पे जाके मतलब फालतू युद्ध करना। तो इसको जब नहीं समझ में आता है कामरान को, तो फिर हुमायूं क्या करता है, हिंडाल और अक्सरी को तैयार करता है। तो हिंडाल और अक्सरी जब तैयार हो जाते हैं तो वो तीनों मिलकर फिर कामरान को बोलते हैं। कामरान बोलता है कि यार तुम लोगों ने परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, चलो ठीक है हम लोग युद्ध कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ये लोग तैयार होकर जाते हैं सूर्य डायनेस्टी पे हमला करने के लिए। बट एक्चुअली में शेरशाह सूरी जिसने मतलब कि उस पर अटैक किया था, उसकी तो मौत हो जाती है 45 के अराउंड में, ठीक है ना। और ये लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए कब, 1555 में, ठीक है ना। तो 1555 जो हमारे पास में सीन होता है, उस वक्त वहां पे सूर्य डायनेस्टी की रूल कर रही होती है। बट सूर्य डायनेस्टी के अंदर वहां पे कौन होता है, सिकंदर शाह सूरी, ठीक है ना। सिकंदर शाह सूरी का एक कमांडर होता है जिसका नाम है हेमू। क्वेश्चन बनता है कि लास्ट हिंदू राजा हमारे इंडिया का कौन था, तो उसका नाम आप याद रखना हेमू। उसको विक्रमादित्य का भी टाइटल मिला हुआ है, हेमू विक्रमादित्य बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, तो इसमें हेमू जो होता है हेमू विक्रमादित्य, ये इसको मतलब कि इससे मतलब ये लड़ाई जीत जाता है, ठीक है ना। तो लड़ाई जीतने के बाद में हेमू भग जाता है उस वक्त वहां से, ठीक है। अभी एक बार आगे की बातें करते हैं, ठीक है। तो समय का पहिया चलता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, बेसिकली अकबर आता है। अकबर के आने से पहले मैं 2 बातें और फटाफट से बताना चाहूंगा कि मतलब जो अ, मतलब कि शेरशाह सूरी का जो मतलब टॉम्ब है, ठीक है ना, ये कहा मतलब ओल्ड फोर्ट जो देख रहे हो ना, ओल्ड फोर्ट, तो ओल्ड फोर्ट दिल्ली का वो उसी ने बनवाया हुआ है ये बिल्डिंग। और टॉम्ब जो है इसकी मतलब जो मकबरा है इसका वो सासाराम में है। सासाराम आपका कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। इसके बाद में बेसिकली होता क्या है कि अकबर की एंट्री होती है 15 अक्टूबर 1542 को, पैदा हुआ होता है अमरकोट की कोर्ट में। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब ईरान की गवर्नमेंट निकाल देती है से उनको, तो ये जाते हैं वीर राजा छत्रसाल के यहाँ पे। और छत्रसाल के मतलब छत्रसाल के यहाँ पे जाने के बाद में अमरकोट में मतलब कि इनका एक बेबी होता है, जो कि होता है 1542 के अंदर, ठीक है ना। तो 1542 में एक्चुअली तभी जब मतलब इनका बेबी हो जाता है ना, तभी ये परेशान होता है कौन, हुमायूं, ठीक है ना। तभी वो जाता है अपने भाइयों के पास में, जो स्टोरी मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई आपको। तो बेसिकली फिर ये होता है, फिर वो बैटल ऑफ सरहिंद लड़ता है जिसको जीत जाता है। जीतने के बाद में क्या होता है, हुमायूं जाता है जो एक लाइब्रेरी होती है उनकी, तो उस लाइब्रेरी में मतलब
जब वो टहल मतलब लाइब्रेरी से जब नीचे उतर रहा होता है ना, तो उसके जीने पर से वो गिर जाता है सीढ़ियों पर से, और देन उसको उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये बात जब पता चलती है आसपास के राजाओं को, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब कि मतलब कुछ राजाओं को मतलब जैसे थोड़ी बहुत पता चलती है, तो वो लोग तो मतलब कि फटाफट से खुश हो जाते हैं। जिनमें सबसे ज्यादा खुश होता है मतलब हमारा सिकंदर शाह सूरी। ठीक है ना, वो हेमू विक्रमादित्य को भेजता है फटाफट से कि मतलब हाँ भैया जाओ, खाली जगह पड़ी है, जल्दी से जाके कैप्चर कर लो। ठीक है ना, तो उसी में क्या होता है, बैरम खान होते हैं। बैरम खान कौन होते हैं, अकबर का मतलब एक तरीके से नेतृत्व, मतलब जिसके नेतृत्व में अकबर होते हैं। तो बैरम खान फटाफट से बोलते हैं कि चलो अकबर को यहाँ पे लेके आते हैं। अकबर उस वक्त 14 साल का था, उसको लाया जाता है और उसको लड़वा दिया जाता है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है ना, बैटल ऑफ पानीपत एक्चुअली में मतलब कि बोला जाता है कि मतलब कि ये सिकंदर शाह सूरी और अकबर के बीच की लड़ाई थी, बट रियलिटी में बैरम खान का सपोर्ट पूरा अकबर को था, और हेमू विक्रमादित्य जो था वो सिकंदर शाह सूरी के साथ में। ठीक है ना, उनका सपोर्ट था। तो लड़ाई जब होती है तो क्या होता है, हेमू विक्रमादित्य को मतलब इतना बुरी तरीके से मारा जाता है, मतलब कि उसको मार दिया जाता है, और जानबूझ के मतलब ऐसा बोला जाता है कि उसकी आंखों में तीर घोंप दिया गया था। ठीक है ना, तो मतलब ताकि लोग जो आसपास के लोग हैं वो डरे और क्रूरता समझे इसको, क्योंकि उनको क्या करना था, पूरे मतलब दहशत फैलानी थी। ठीक है, तो होता क्या है कि 1556 में पानीपत की लड़ाई होती है सिरसा। ओके, फिर उसके बाद में जो इसकी मेन लड़ाइयां हैं अकबर की, वो दो ही हैं। काफी शांति प्रिय राजा था, सबसे ज्यादा शासन करने वाला राजा यही रहा है इनके अंदर। ठीक है ना, तो एक पानीपत की लड़ाई हुई थी 1556 में, जो कि इसकी बहुत मजबूरी थी, और एक हल्दी घाटी की हुई थी 1576। ये हुई थी जबरदस्ती कब्जाने के लिए चक्कर में, मतलब ये चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मतलब जगह को बढ़ाता रहूं। ये देखो एक्चुअली में क्या करता था ना, इसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। अब इस ये दिमाग से खेलता था। ये बोलता था या तो हमारे साथ मिल जाओ या तो हमसे लड़ाई कर लो। तो भाई एक बात बताओ, छोटे छोटे राजाओं पे पहले जाता था, उसने क्या करा, पहले छोटे छोटे राजाओं से अपनी सेना बड़ी बना दी। अब बड़ी बड़ी सेना जाके आप कहीं पे भी खड़ी कर दोगे तो क्या होगा, ज्यादातर राजा बोलते थे ये ठीक है भाई, हम तो आपके साथ हैं। ठीक है, तो इसकी इस तरीके से अटैक बढ़ता चला गया। मगर हल्दी घाटी का युद्ध थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने बोला कि हम भाई पराधीन होना स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वाधीन रहेंगे। तो इसलिए उनको लड़ाई करनी पड़ी। ठीक है ना, महाराणा प्रताप के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, अब उसके अंदर अभी फिलहाल नहीं घुसेंगे। अभी वो बीरबल के यहाँ पे नवरत्न थे। ठीक है ना, नवरत्नों का जो नाम है उसको याद रखने का तरीका है B80 बैट, B80 बैट, बैट बैट, MBH। ठीक है ना, तो देखो बी से बीरबल है, ए से अबुल फजल है, टी से टोडरमल है, बी से भगवान दास है। ठीक है ना, ए से अब्दुल रहमान खान खाना है, टी से तानसेन है, एम से मुल्ला प्याजा है, एस से हकीम हुकाम है। तो हमारे पास में सारे के सारे नाम आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है ना, विद ट्रिक्स अगर याद करोगे तो हमारे लिए भी इजी रहेगा, और मतलब चीजों को समझना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसने दीन इलाही की स्थापना की थी, जिसको सबसे पहले मानने वाला कौन था, महेश दास था। महेश दास को एक्चुअली बीरबल बोला जाता है। क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा है, घुमा फिरा के कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकता है। ये भी बोला जाता है इसके अंदर अकबर के शासन काल में हरम गवर्नमेंट चली थी। तो हरम गवर्नमेंट जो थी वो बेसिकली क्या थी, उसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और ये कब से कब तक चली थी, 1560 से 1562 की तक चली थी। जिसके अंदर बेसिकली क्या था कि अकबर का दिमाग एक लेडी ने थोड़ा सा मतलब मति भ्रष्ट कर देना टाइप का होते हैं। महामंगा नाम की एक लेडीज थी, उन्होंने क्या करा था, अकबर का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, ये जो सॉरी इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि मतलब कि ब्रेन वॉश करके वहां पे मतलब पेटीकोट गवर्नमेंट बोलते हैं या हरम गवर्नमेंट बोलते हैं, तो इसमें लेडीजों का शासन चला था। मतलब जो वो बोलते थे तो वही होता था, इसलिए इसको इतिहास में मतलब पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा महेश दास जो थे बीरबल, वो उन्होंने दीन इलाही को सबसे पहले मानने वाले धर्म, मतलब अकबर ने एक नया धर्म बनाया था दीन इलाही, उसको मानने वाला सबसे पहला इंसान कौन था, तो वो था बीरबल। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं महेश दास। ठीक है ना, तो अकबर के बारे में इतनी जानकारियां काफी हैं। और फिर आता है आपके पास में अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है ना, अब जो जहांगीर होता है ये एक्चुअली मतलब ये काफी मतलब ठीक ठाक राजा होता है एक तरीके से। इसने मतलब कि ना उतना क्रूरता नहीं दिखाई थी, इसने थोड़ा चित्रकला का युग अपने आप में मतलब कि पेश करने की कोशिश की थी। एक्चुअली इसका जो शासनकाल चलता है वो 1605 से लेकर के 1627 के बीच चलता है। फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन मनाने वाला मुगल एम्परर कौन था, तो जहांगीर था। चित्रकला का इसको स्वर्णिम युग बोला जाता है इसके शासनकाल को। एक्चुअली इसके यहाँ पे दो चित्रकार थे, एक था उस्ताद मंसूर,
एक बिशनदास, ठीक है। जो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव उनका सर कलम करवाने वाला जहांगीर था, ठीक है। एक्चुअली इसने सर कलम इसलिए करवाया था क्योंकि इसको शक था कि ये मेरे भाइयों को भड़का रहा है मेरे खिलाफ, ठीक है ना। तो इसके चक्कर में इसकी जो शादी हुई थी वो महरून निस्सा से हुई थी। और जनरली जहांगीर के बारे में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, यही मेन इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो चित्रकला का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चित्रकला में तो बेसिकली वो अलग अलग बिल्डिंग्स में जाकर चित्रकला करवाता था, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह नहीं है, बस क्या था कि मतलब इसके जो बिशनदास थे ये बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग मतलब की बनाते, पेंटिंग सॉरी ड्राइंग बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी मतलब आर्ट, दीवार में जो होती है आर्ट, तो वो बनाते थे बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया वगैरह की, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई खास बिल्डिंग नहीं है। मगर हाँ, इसकी कमी को दूर करने के लिए आया था शाहजहां, जिसको निर्माण कला का स्वर्णिम बोले जाते हैं। और इसने एक से एक बढ़िया निर्माण करवाए हैं, एक्चुअली में करवाए हैं नहीं करवाए वो तो अभी डिस्प्यूटेड है, मगर हम वही वाली बात करेंगे कि जो हमसे बुक में पूछा जाता है और जिसको हमें टिक लगाना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इसकी ट्रिक मत जा रेशमा दीवानी। तो इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन सी चीजें उसने बनवाई हैं। तो देखो, म से है मोती मस्जिद, तो से है ताजमहल, जा से है जामा मस्जिद, रेशमा में है देखो र से है रेशमा बाग, तो से है शाहजहां बाग, और म से है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन में एक्चुअली कोहिनूर लगा हुआ था और इसी कोहिनूर को लेके अभी जो आप देखते हो ना ब्रिटेन की जो रानी के पास में है, तो वो यहीं से लेके गए थे वो लोग, ठीक है ना। फिर दीवानी मतलब दीवानी खास, ठीक है, इन सब की स्थापना इसने करवाई थी। लास्ट में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वाला जो डिस्कस करना है हमें, वो है औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासन काल रहा वो 1658 से लेकर 1707 के बीच में रहा। और इसके अंदर बेसिकली इसको मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो सबसे पहली बात इसने बैन कर दिया था जितने भी ड्रामे होते थे इनके, इसके हिसाब से मतलब इसको ड्रामे होता था कि चित्रकला नहीं चाहिए मुझे, कोई आर्ट एंड कल्चर में किसी भी तरीके का नहीं चाहिए, ना मुझे बिल्डिंग्स बनवानी है, इन सबसे उसको सख्त नफरत थी, ठीक है ना। इसको दारुल इस्लाम के तहत ये चाहता था कि मतलब कि दारुल इस्लाम दर उस उल इस्लाम के तहत ही चाहता था कि पूरे इंडिया को ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था, जिसकी वजह से इसने काफी कत्ले आम भी मचाया था। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसको जिंदा पीर भी बोला जाता था, काफी क्रूर शासक था। तो मतलब बेसिकली इससे हमारे पास में औरंगजेब के बारे में इतना ही है। बाकी आगे वाले ऐसे ही हैं, बहादुर शाह जफर जैसे दिल्ली से मतलब वो गया था लड़ने के लिए, कुंवर सिंह वगैरह बिहार से आए थे, तो उन्होंने मतलब कि 1857 की लड़ाई में किस तरीके से मतलब कि जो 1756 के आसपास की जो लड़ाई थी, उसमें वाली लड़ाई में किस तरीके से मतलब इन्होंने मतलब आप जा गए और फिर मतलब जैसे पिट पिटा के वापस आ गए, तो वो सब उतना इंपॉर्टेंट हमारे पास में है नहीं अभी, ठीक है। जो हमारे पास मुगल सल्तनत से जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें पूछी जाने वाली हैं, वो मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि जो सारे इंपॉर्टेंट निचोड़ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आप मुगल एम्पायर के क्वेश्चंस आप गूगल कर सकते हो कि मोस्ट हार्ड क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा करके आप सर्च करो। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो आप देख लेना कि आप वो सारे सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली यूं ही कर पाओगे चुटकी बजाय, ठीक है ना। क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। बाकी आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप